नई उम्मीदें, नए सपने और नई शुरुआत, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आए हैं नया सवेरा। मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी मुकुल। शुक्रिया कृतिका। और आज नया सवेरा में लगातार हम आपको बताते हैं क्या कुछ हो रहा है इस नए भारत में। बात करेंगे आत्मनिर्भर होते भारत की, आर्थिक विकास की किस तरीके से जो झलक है वो यहाँ नजर आती है। इसके साथ ही आपको बताएंगे आज क्या कुछ खास रहने वाला है। तमाम जो खबरें हैं उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे और तमाम वो खबरें जिनको जानना हमारे दर्शकों के लिए ज़रूरी है, आज दिन भर की जो खास खबरें हैं वो आपके साथ हम साझा करेंगे। बिल्कुल, और मुकुल जिस तरीके से बता रहे हैं, और इसके साथ ही जो टेक टॉक है उस पर भी नजर डालेंगे। वर्ल्ड वॉच अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई प्रमुख खबरों पर भी एक नजर रहेगी और वो हर बात जो आपके दिन को बनाएगी खास। करेंगे शुरुआत नया सवेरा की प्रमुख सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काशी में किया भव्य स्वागत। आज 4 नई वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। नई ट्रेनों से सफर होगा आसान, पर्यटन और व्यापार को मिलेगा बढ़ावा। वाराणसी के बाद बिहार में चुनाव प्रचार को धार देंगे प्रधानमंत्री। अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और महागठबंधन के नेताओं की भी धुआंधार रैली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर। द्विपक्षीय संबंधों को मिलेगी और मजबूती। किसी भी भारतीय राष्ट्रपति का इन दोनों अफ्रीकी देशों में पहला दौरा। दक्षिण अफ्रीका में होने वाले G20 समिट का ट्रंप ने किया बहिष्कार। श्वेत किसानों पर कथित अत्याचार को बताया कारण। और भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में होगी भिड़ंत। सीरीज में 2-1 से आगे है टीम इंडिया। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। प्रधानमंत्री आज यहां से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो बनारस, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु मार्गों पर चलेंगी, जिसमें यात्रा के समय में कमी आएगी। साथ ही क्षेत्रीय गतिशीलता बढ़ेगी और कई राज्यों में पर्यटन के साथ व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, और खासतौर से बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सीधी कनेक्टिविटी प्रदान करेगी और वर्तमान में चल रही विशेष ट्रेनों की तुलना में लगभग 2 घंटे 40 मिनट की बचत आपके समय में करेगी। ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को जोड़ेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 7 घंटे 45 मिनट में यात्रा पूरी करेगी, जिससे यात्रा समय में लगभग 1 घंटे की बचत होगी। और इसके साथ ही अगर हम देखें तो लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर और सहारनपुर के यात्रियों को भी सीधा लाभ इस ट्रेन के जरिए होगा। खासतौर पर फिरोजपुर, दिल्ली वंदे भारत इस रूट पर सबसे तेज चलने वाली ये ट्रेन होगी। बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस की बात करें तो ये इस रूट पर चलेगी और वर्तमान ट्रेनों की तुलना में करीब 2 घंटे 40 मिनट की बचत ये ट्रेन करेगी आगे आने वाले समय में। इसके साथ ही ये ट्रेन वाराणसी, प्रयागराज, चित्रकूट और खजुराहो को भी आपस में जोड़ेगी। कनेक्टिविटी को काफी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक और सांस्कृतिक नजरिए से भी अगर हम इस ट्रेन को देखें तो जो यात्रा है वो और आगे आने वाले समय में बेहतर होती हुई नजर आएगी। खासतौर से अलग अलग की ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, जिनके जरिए हम देखेंगे ना सिर्फ किस तरीके से पर्यटन को लगातार बढ़ावा मिलेगा या इसके जरिए व्यापार को जो बढ़ावा मिलेगा, और सबसे महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कृतिका, जो समय है उसकी बचत होगी। हम सब यही चाहते हैं किस तरीके से जो कनेक्टिविटी है उसको ना सिर्फ बेहतर किया जाए, बल्कि जिस तरीके से ग्राफिक में भी हम देख पा रहे हैं जो स्पीड है वो वाकई अब नजर आती है और उसी वजह से जो समय है उसकी काफी कमी हुई है। बिल्कुल, समय की भी काफी कमी हुई है और जब ये ट्रेनें इन रूट पर दौड़ेंगी तो कई सारे जो बीच में शहर जो छूट जाते थे उनको भी मजबूती मिलेगी, पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा, समय की भी बचत होगी और साथ ही व्यापार की दृष्टि से अगर मुकुल हम देखें तो व्यापार को भी बढ़ावा मिलता हुआ नजर आए, क्योंकि व्यापारी जो है वो कम समय में ही एक जगह से दूसरी जगह अब जा पाएंगे इन ट्रेनों की सहूलियत से। और खास तौर पर इन ट्रेनों में सहूलियत भी होगी, सफर भी आसान होगा, समय की भी बचत होगी और साथ ही कई सारी सुविधाएं जो है वो भी इस ट्रेनों में उपलब्ध है। जी बिल्कुल, और खासतौर से
हम हर साल देखते ही हैं काशी तमिल संगमम जो होता है, कैसे देखिए कनेक्टिविटी जो है वो और बेहतर होती है, क्योंकि अब इसके ज़रिए हम देखेंगे केरल की बात की जाए, तमिलनाडु की बात करें, कर्नाटक की बात की जाए, तो इनके बीच भी आर्थिक जो कार्यकलाप हैं और पर्यटन है उसको बढ़ावा मिलेगा, जिससे ना सिर्फ जो क्षेत्रीय विकास है वो तो ज़ाहिर तौर पर बढ़ेगा ही, बल्कि जो अलग अलग हम कह सकते हैं राज्य के लोग हैं, कैसे जो संस्कृति का एक मेल होगा, कैसे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वो ज़ाहिर तौर पर हम देख सकेंगे। तो बिल्कुल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो आज ये नई 4 वंदे भारत ट्रेन देशवासी को मिलने जा रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते कल वो काशी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में एक रोड शो किया। बीते कल वाराणसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से BLW स्थित गेस्ट हाउस के लिए भी रवाना हुए। आपको बता दें इस दौरान उनका काफिला बाबतपुर से हरहुआ होते हुए गिलट बाजार, GP मेहता, फुलवरिया फ्लाईओवर होते हुए बरेका पहुंचा और रास्ते में कई जगह स्थानीय लोग सहित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने उनका स्वागत उत्साह और उमंग के साथ किया। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भव्य स्वागत उनका किया गया और खासतौर से वाराणसी यानी काशी के लोग जो हैं उनका उत्साह देखते ही यहाँ बन रहा था। आप देख सकते हैं हर आयु वर्ग के जो लोग हैं, बच्चों की बात की जाए, युवाओं की बात करें, बुजुर्गों की बात की जाए, उन्होंने यहाँ पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और इस दौरान मोदी मोदी और हर हर महादेव के जो नारे थे उनकी गूंज भी सीधे तौर पर सुनाई दी। इसके साथ ही मुकुल सिर्फ ये गूंज नहीं बल्कि जगह जगह पर जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन इस दौरान वहां पर देखा गया और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से गुजरा तो उनके काफिले पर, उनकी गाड़ी पर पुष्प वर्षा भी की गई, जो सीधे तौर पर दर्शाती है कि वहां पर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो काशी वासियों ने किस तरीके से उनका स्वागत किया और उनके अंदर उत्साह रहा, खुशी रही प्रधानमंत्री मोदी के आगमन को लेकर। और प्रधानमंत्री ने जब इस तरीके की तस्वीर देखी तो उन्होंने वहां पर काशी वासियों का अभिवादन भी स्वीकार किया, जो इन तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, और काशी के साथ तो एक अलग जुड़ाव जो है, अलग स्नेह जो है वो हम कई बार देख चुके हैं इस तरह की तस्वीरों में। और खासतौर से आज की जो दिन महत्वपूर्ण है, जब हम बात कर रहे हैं वंदे भारत ट्रेन को लेकर, इसमें कई और नए जो फीचर हैं, हम कह सकते हैं जो सुविधाएं हैं वो जोड़ी जा रही हैं। साथ ही यात्रियों की सुविधा को बढ़ाने के लिए भी लगातार जो काम है वो किया जा रहा है। और खासतौर से अगर देखा जाए तो PM के दौरे को लेकर जो तैयारियां हैं वो भी हमने देखी हैं किस तरीके से की गई हैं, कृतिका। बिल्कुल, और हमने तो देखी है, लेकिन इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का निरीक्षण करने के लिए काशी पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया कि भारतीय रेल जो है वो लगातार यात्रियों के हित में सुधार कर रहा है। और अश्विनी वैष्णव बीते कल काशी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले निरीक्षण के लिए वहां पर पहुंचे थे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 4 वंदे भारत सर्विसेज को फ्लैग ऑफ करेंगे। यहाँ से चारों की चारों वंदे भारत से पैसेंजर्स को बहुत बेनिफिट होगा और जिस तरह से वंदे भारत को लोगों ने अभी एक्सेप्ट किया है, देश में करीब अब तक 7.25 करोड़ पैसेंजर्स वंदे भारत में चल चुके हैं। 7 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा पैसेंजर्स चल चुके हैं और लगातार सुधार किया जा रहा है। तो किस तरीके से पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा ये 4 नई वंदे भारत ट्रेन। और जैसा कि हमने देखा कि जो रेल मंत्री उन्होंने कहा कि सीधे तौर पर यात्रियों की जो सुविधा है उसको प्राथमिकता दी गई है, उसको तरजीह दी गई है और कैसे इसके जरिए जो सुधार है, कृतिका, वो होता हुआ नजर आएगा फिलहाल। बिल्कुल, और इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। इस वक्त हमारे साथ में हमारे सहयोगी ऋषि कुमार इस वक्त जुड़ गए हैं, जो इस वक्त वाराणसी में ही मौजूद हैं। ऋषि, सीधे तौर पर सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे तो उससे पहले किस तरीके की तैयारियां इस समय वहां पर की गई है? ऋषि, उस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बनने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक प्रधानमंत्री के वाराणसी दौरे की बात करें तो निश्चित तौर से जब वो वाराणसी आते हैं तो लोगों में उत्साह तो देखने को मिलता ही है, साथ ही साथ एक उम्मीद भी बनती है कि वाराणसी के लिए क्या कुछ अब नया होने जा रहा है। और इसी कड़ी को प्रधानमंत्री हर बार जब आते हैं तो आगे बढ़ाते हैं और इस बार वंदे भारत के रूप में उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। वाराणसी को पूरे देश के साथ जोड़ने की तो मुहिम है ही, लेकिन जिस तरीके से पर्यटन के लिहाज से वाराणसी का नाम है, दुनिया के प्राचीनतम शहरों में से एक है और यहाँ की एक खास संस्कृति और सभ्यता का एक दर्शन पूरे दुनिया में देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से खजुराहो के लिए जो पर्यटक आते हैं और वाराणसी के लिए जो पर्यटक आते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। देश भर के पर्यटक हैं, विदेश के जो पर्यटक हैं, कि अब वो इन दोनों जगहों पर एक ही साथ कनेक्ट हो पाएंगे और वंदे भारत के माध्यम से
वो आना जाना भी इस पर सुगमता के साथ कर पाएंगे। और इससे न सिर्फ उन्हें सुगमता के साथ जो पर्यटन का आनंद मिलेगा, बल्कि उनका समय भी काफी बचेगा जी। और सांस्कृतिक जो पहचान है दोनों जगहों की, उसको और ज्यादा विस्तार दिया जाएगा। और तैयारी के मामले में देखें तो यहाँ पर जो बनारस रेलवे स्टेशन है, जो किसी जमाने में मडुआ डी के नाम से जाना जाता था जी, उससे आज यहाँ पर एक जो ट्रेन है वंदे भारत खजुराहो के लिए, उसका वो सीधे तौर पर उसका उद्घाटन करेंगे, उसको झंडी दिखाएंगे। लेकिन 3 जो वंदे भारत हैं, जो देश के अलग अलग हिस्सों से, लखनऊ से, दिल्ली से और बेंगलुरु से जो चलेंगी, उनको भी वर्चुअल रूप में उसकी शुरुआत करेंगे। तो जिस तरीके से रेलवे का जो नेटवर्क है उसको मजबूत करने के लिए और लोगों के लिए दिनों दिन उसमें सुविधाओं का विस्तार करने की जो मुहिम है, वो आज यहाँ देखने को मिल रही है। प्लेटफॉर्म पर ही आज तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं और जो वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद बिल्कुल ऋषि, प्रधानमंत्री यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको संबोधित भी करेंगे। जी, लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए, क्योंकि सरकार की प्राथमिकता रही है कि कनेक्टिविटी को कैसे हम बेहतर कर सकते हैं। जैसा आपने बताया कि आज हम काशी से अलग अलग राज्यों के लिए जब ट्रेन की विशेषता देखते हैं या राजधानी दिल्ली से बात की जाए, अब सिर्फ जो ट्रेन है वो एक राज्य एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, जो पूरा एक नेटवर्क हमने देखा है उसमें काफ़ी इजाफा हुआ है और उसके साथ साथ सुविधाएं जो हैं वो जाहिर तौर पर दी गई, जिस वजह से बताया जा रहा है कि ना सिर्फ पर्यटन को तो बढ़ावा मिलेगा ही, बल्कि जब हम व्यापार की दृष्टि से देखते हैं उसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आएगा। यात्रियों के लिए बेहतर बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हर शहर का जो विस्तार है वो दिनों दिन हो रहा है, तो ऐसे में जो कनेक्टिविटी है, चाहे वो सड़कों के माध्यम से हो, हवाई मार्गों से हो या रेलवे के माध्यम से हो, इसमें हम देख रहे हैं कि एक गुणात्मक सुधार देखने को मिल रहा है और लगातार कोशिश हो रही है कि इस दिशा में हम अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा विश्व स्तरीय स्तर पर ले जाकर अपने एक मानदंडों को सुधारें। तो इसी कड़ी में वंदे भारत ने एक नई पहचान बनाई है देश भर में और वंदे भारत की जो लोकप्रियता है वो दिनों दिन बढ़ी है। साथ ही साथ पूरी तरीके से भारत में निर्मित है, भारत की क्षमताओं का विस्तार करती हुई दिखाई देती है। तो हमने अपनी क्षमताओं का विस्तार करते हुए जो ये वंदे भारत के रूप में नई सौगात देश भर को दी है, उसमें जो खास तौर से जो लोगों को सुविधाएं मिल रही हैं और जो कनेक्टिविटी बढ़ रही है। एक तो इस ट्रेन की खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा लंबे रूट के लिए नहीं होती है, 500 से 600 किलोमीटर 800 किलोमीटर तक की दूरी के लिए रखी गई है, ताकि एक सुगमता के साथ 2 शहरों को जोड़ा जा सके। किसी जमाने में इसी तरीके से शताब्दी ट्रेन हुआ करती थी, राजधानी ट्रेन हुआ करती थी। आज पूरी तरीके से हम देखें तो वंदे भारत ने एक नया मुकाम हासिल कर लिया है और इसकी लोकप्रियता और खास तौर से जब हमने शुरुआत जब इसकी तो देखा था कि लोग इस बात में कौतूहल था कि एक नई डिजाइन, एक यानी हर एक दिन के साथ नई उपलब्धि जो है वो वंदे भारत के साथ हमें नजर आती है। फिलहाल और भी जो अपडेट्स हैं उनके साथ आपके साथ हम जुड़ेंगे। ऋषि, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी आगमन पर जनप्रतिनिधियों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह बीते कल से ही नजर आ रहा है और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि पीएम से मिलकर उन सभी को नई ऊर्जा का संचार होता है। आइए आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री का एक बार फिर आगमन हो रहा है अपने संसदीय क्षेत्र काशी में और पार्टी के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उनमें चूंकि मिलते हैं अपने जब नेता से, अपने सांसद से, अपने प्रधानमंत्री से, तो उनमें उत्साह संचारित होता है। हमारे साथ शैलेंद्र किशोर पांडे जी हैं। पांडे जी, प्रधानमंत्री जी का आगमन हो रहा है, आप लोगों से रूबरू होंगे, क्या ऊर्जा मिलती है आपको? जब प्रधानमंत्री जी काशी आते हैं तो काशी को ढेर सारा तोहफा दे करके जाते हैं, ढेर सारी चीज़ें दे करके जाते हैं, रोज नए कार्यक्रमों का उद्घाटन करके जाते हैं। जब प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो हमारे अंदर नए ऊर्जा का संचार होता है। जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, एक राष्ट्र नायक के रूप में काशी को गौरवान्वित बार बार होता है कि हमारे सांसद जो राष्ट्र के ही गौरव नहीं पूरे विश्व के नेता हैं। वाराणसी दक्षिणी के विधायक हैं नीलकंठ तिवारी जी। नीलकंठ जी, प्रधानमंत्री जी आपके सांसद, देश के नेता आते हैं, आप लोगों से रूबरू होते हैं, तो आप लोगों को किस तरह की ऊर्जा का संचार होता है? प्रधानमंत्री जी के आने से, मिलने से, उनके कार्यक्रमों से, उनके उद्बोधन से, उनके एक एक कार्य से
भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, देश के युवा, देश के 140 करोड़ लोगों को स्फूर्ति और ऊर्जा मिलती है। साथ ही साथ माँ भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का एक भाव भी जागृत होता है। ये जो यहाँ के पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपने सुना कि किस तरह से उत्साहित होते हैं अपने नेता को, अपने सांसद को स्वागत करके। साथ ही जब वो रूबरू होते हैं तो उत्साह का जो संचार इनके अंदर होता है कि सब कुछ न्यौछावर कर सकें उन्हीं की तरह देश पर। कैमरा पर्सन गौरव के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। तो वाकई एक नई ऊर्जा और नई उमंग का जो संचार है वो कृतिका होता हुआ नजर आता है जहां भी प्रधानमंत्री की मौजूदगी होती है। और भी आपको हम बताएंगे उनसे संबंधित जो खबरें हैं, लेकिन फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूं मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। आगे बढ़ते हैं, जहां आपको बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का चुनाव प्रचार इस वक्त चरम पर है। हर दल के बड़े नेता और प्रत्याशी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज वाराणसी के बाद सीधा बिहार जाएंगे, जहां आज सीतामढ़ी और बेतिया में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी यहां से पश्चिम चंपारण की 9 और पूर्वी चंपारण की 11 विधानसभा सीटों के मतदाताओं को साधने की भी कोशिश करेंगे। इसके साथ ही पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकिनगर, रामनगर, नरकटियागंज, पगहा, लौरिया, नौतन, चनपटिया, बेतिया और सिकटा विधानसभा के एनडीए प्रत्याशी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं पूर्वी चंपारण के सुगोली, नरकटिया, हरसिद्धि, गोविंदगंज, केसरिया, कल्याणपुर, पिपरा, मोतिहारी, मधुबन, चिरैया और ढाका विधानसभा के जो एनडीए प्रत्याशी हैं वो भी मंच यहां पर साझा करेंगे। और न सिर्फ बीजेपी के कद्दावर नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बल्कि उनके अलावा तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं से चुनावी रण में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आज बिहार में मौजूद होंगे और एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार करते हुए जनसभाओं को संबोधित करेंगे। अमित शाह आज 3 जगह जनसभाओं में पहुंचेंगे। पहले पूर्णिया, फिर कटिहार और उसके बाद सुपौल में अमित शाह की रैली होगी। राजनाथ सिंह की भी 3 रैलियां होंगी। काराकाट, दिनार और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में राजनाथ सिंह की सभा होगी। प्रचार के दौरान सभी नेता एनडीए के संकल्प पत्र में किए गए वादों का जिक्र करेंगे और नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाएंगे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो स्टार प्रचारक और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गया जी के अतरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील आम जनता से करते हुए नजर आएंगे। और मुकुल, जिस तरीके से बिहार की जब हम बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार का भी एक बड़ा नाम के तौर पर उन्हें देखा जा रहा है। एक बार फिर से नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए कुनबा अपना पूरा चुनाव लड़ रहा है और नीतीश कुमार खुद भी अपने कामकाज की रिपोर्ट के साथ मतदाताओं के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। नीतीश कुमार की अगर आज की हम बात करें तो गया जी में चुनावी जनसभा को वो संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करेंगे।
और ना सिर्फ एनडीए कृतिका बल्कि इसके साथ साथ महागठबंधन की भी अगर हम बात करें तो महागठबंधन के नेता भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। सीएम पद के दावेदार तेजस्वी यादव, डिप्टी सीएम के दावेदार विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव समेत वामपंथी नेता भी प्रचार में व्यस्त हैं। तेजस्वी यादव आज गयाजी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं प्रियंका गांधी आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगी। इस दौरान कांग्रेस प्रत्याशी जितेंद्र यादव मंच पर मौजूद रहेंगे। प्रियंका गांधी माई समीकरण साधने की कोशिश करेंगी। वहीं समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव आज पूर्णिया में जनसभा करेंगे। वे पूर्णिया के धमदाहा में महागठबंधन प्रत्याशी संतोष कुशवाहा के लिए वोट की अपील करेंगे। तो बिहार में दूसरे चरण के मतदान से पहले इस वक्त चुनाव प्रचार जो है वो जोरों पर है और अंतिम चरण में है। और ऐसे में यहां 11 तारीख को 122 सीट पर मतदान होना है। दूसरे चरण में चुनावी रैलियों के मंच से वादे, सियासी हमले और नारों की भी बरसात इन दिनों मुकुल देखने को मिल रही है हमें। बिल्कुल, और खासतौर से भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए की ओर से ताबड़तोड़ रैलियां कर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा और एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में विकसित और आधुनिक बिहार बनाने के लिए मतदाताओं से वोट देने की अपील भी की। लालू जी के शासन में, राबड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बताइए नीतीश कुमार का महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा? खाता में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आपको मैं बता दूं 11 तारीख को राजू तिवारी को चुनाव जिता के भेजना। 10 दिन के अंदर 75 लाख लोगों के, बहनों के खाते में 2 लाख रुपए उनके स्वरोजगार के लिए पहुंचेगा और उनका विकास होगा। 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। तो एनडीए के नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और किस तरीके से सियासी हमले हो रहे हैं वो हमने आपको दिखाया, लेकिन इसके साथ ही महागठबंधन की ओर से भी बिहार में ताबड़तोड़ रैलियां इस समय की जा रही हैं, जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि महागठबंधन के सभी 7 दल एकजुट है, ये सभी नेता एनडीए सरकार पर हमलावर है और आरोप लगा रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बिहार को धोखा दे रही है, असली सरकार रिमोट कंट्रोल से भाजपा चला रही है। अरे 10,000 रुपए में आप देखकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, सीविंग मशीन लेंगे। ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए हम खुद ये काम करते हैं। मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ खड़े हैं। तो ये तो बात हुई किस तरीके से हर एक दल जो है अपनी जीत का दावा कर रहा है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। अब आइए आपको ले चलते हैं चुनावी सफर पर और आज हम रुक करेंगे भागलपुर शहर का। यहाँ किस तरह का माहौल है ये जानने की कोशिश की हमारे डीडी न्यूज़ के वरिष्ठ संवाददाता शैलेंद्र
बिष्ट ने, जिन्होंने भागलपुर शहर से महागठबंधन की तरफ से अजीत शर्मा, जो कि वहां से उम्मीदवार हैं, जो निवर्तमान विधायक भी हैं, जबकि बीजेपी ने युवा रोहित पांडे पर भरोसा जताया है। कितना बदला है भागलपुर और क्या है यहाँ जनता के मुद्दे, आइए देखते हैं। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं चुनावी सफर में बिहार के भागलपुर शहर, और इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका माझी चौक पर। ये पहचान है एक तरह से भागलपुर की। यहाँ हम चुनावी सफर में भागलपुर की जनता के मुद्दे जानेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो उनके लिए इस चुनाव में मायने रखते हैं। क्या चाहते हैं भागलपुर में, क्या होना चाहिए? नेता लोग कुछ कर रहे हैं कि बस काम तो कर रहे हैं? काम तो बहुत अच्छा, हवाबाजी ना कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? काम अच्छा खासा किया है। अब की बार एनडीए सरकार ही बनेंगे। जो सरकार बनेगा हम लिए जो खाने देता है वही सरकार बनेगा। कह रहे कि ये महिलाएं बहुत इस बार एनडीए की तरफ जा रही है, सही बात है क्या? जो जिसका श्रद्धा होगा उसी के बगल जाएगा। इस बार एनडीए सरकार आएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी, इस बार जीती थी। उस बार बीजेपी में कुछ खटबंद हो गया था, इसीलिए टिकट के लेके इस बार फुल बहुमत से रोहित पांडे जीतेंगे भागलपुर से। चुनावी सफर में हम भागलपुर के तिलका माझी चौक से थोड़ा अंदर आ गए हैं। ये चंदन चाय वाले हैं। देखिए इनकी चाय बनाने की जो तरीका है वो आप देखिए, मटके में चाय बनाते हैं और बड़ी मशहूर चाय है। सुन रहे हैं भाई साहब, चाय तो आपकी बड़ी बढ़िया नजर आ रही देखने में। जी सर। हाँ सर, एक आप पी के देखें सर। कितने समय से चाय की दुकान लगा रहा है? 20 साल सर। 20 साल में कुछ बदला है कुछ भागलपुर में? बहुत से बहुत परिवर्तन है सर, बहुत। एक तरफ है नीतीश कुमार, मोदी जी की केंद्र में और नीतीश कुमार की राज्य में सरकार, दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदल देंगे हम, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है? जैसा चर्चा सुनते हैं सर, बीजेपी ही सुनते हैं चर्चा सर। आप क्या चाहते हो? हम तो राय सर, अब चाय तो चाय को पसंद करेंगे। मोदी जी चाय, मोदी जी हैं जो चाय वाले, तो अपना भी चाय वाले। चुनाव में जायका कुछ दिख रहा है कि नहीं? चुनाव में भी कुछ है इस वक्त रोचकता? जी, रोचकता तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि नई नई पार्टियां आ गई है चुनाव में के मैदान में, और कुछ असर है क्या जन सुराज और सब वो कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो है कुछ पारिवारिक पार्टी भी टूट के न्यू पार्टी बनी है, तो वो भी एक अलग दिख रहा है। मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं क्या? क्या बतियाएं, माहौल ऐसा है अभी, काफ़ी खुश हैं। चुनावी महापर्व है और अपने हित में हम लोग को चुनना है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये भागलपुर का मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि नीतीश और एनडीए ही कंटिन्यू कर जाए, या फिर तेजस्वी के बारे में सोचा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं तो यहाँ मतलब अगर भागलपुर की बात करूँ या फिर बिहार की बात करूँ तो नीतीश कुमार ही ठीक है। हमारा चुनावी सफर भागलपुर का यही खत्म होता है। किसी और दिन दूसरे शहर में मुलाकात होगी, वहाँ हम चुनावी सफर में उस शहर के मुद्दे टटोलेंगे। हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ शैलेंद्र मिश्र, भागलपुर। तो भागलपुर शहर में किस तरीके का है चुनावी माहौल और क्या है वहां की जनता के प्रमुख मुद्दे, वो हमने इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताया। इसी के साथ अब नया सवेरा में रुक करते हैं अन्य तमाम खबरों का, जहां बात करेंगे सबसे पहले छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद, धमतरी, नुआपाड़ा डिवीजन में उदंती एरिया कमेटी के 7 नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इन पर कुल 37 लाख रुपए का इनाम था। और खासतौर से आप समर्पण करने वालों में उदंती एरिया कमांडर सुनील और सचिव एरिना शामिल हैं, जिन पर 8-8 लाख रुपए का जो इनाम था वो घोषित था। इनके साथ ही कमेटी सदस्य लुद्रो, विद्या, नंदिनी और मलेश ने भी सरेंडर किया है और इन पर भी हर किसी पर 5-5 लाख रुपए का जो इनाम था। इसके अलावा 1 लाख रुपए की इनामी कांति ने भी आत्मसमर्पण किया है। नक्सली अपने साथ एक SLR, 3 इंसास और एक सिंगल शॉट बंदूक भी लेकर आए। सभी ने गरियाबंद पुलिस के सामने हथियार डाले हैं। तो लगातार जिस तरीके से खुद गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो कहा गया है कि बहुत जल्द वो दिन नजदीक होगा जब नक्सली पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और इसके लिए डेडलाइन भी मुकुल डिसाइड की गई है कि 31 मार्च 2025 तक नक्सली पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाएंगे। बिल्कुल, और इस तरह की जो हम कह सकते हैं तमाम चुनौतियां रही हैं, उनसे कैसे पार पाना है, कैसे जो विकसित भारत है उसकी तरफ हमें आगे बढ़ना है। और इसी कड़ी में अगर खासतौर से बात की जाए, आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी सहायता वितरण तंत्र सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसको संबोधित भी करेंगे। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी
NALSA द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुंच को बढ़ाना और कानूनी सहायता प्रणाली की दक्षता में सुधार लाना है। इसके साथ ही इस कार्यक्रम की जब हम बात करें तो कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री वैकल्पिक विवाद समाधान को भी बढ़ावा देने और साथ ही जमीनी स्तर पर कानूनी सशक्तिकरण को मजबूत करने के लिए नालसा द्वारा विकसित सामुदायिक मध्यस्थता प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी शुभारंभ करेंगे। इस सम्मेलन में कानूनी सेवा ढांचे के प्रमुख पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा, जिसमें कानूनी सहायता बचाव परामर्श प्रणाली, पैनल वकीलों की भूमिका, स्थायी लोक अदालतें और कानूनी सेवा संस्थानों का वित्तीय प्रबंधन भी इनमें शामिल है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित नालसा का उद्देश्य समाज के हाशिए पर और वंचित वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना और न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना है। और खबर जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में भारतीय सेना ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। सेना को घुसपैठ की खुफिया जानकारी मिली थी, जिसके आधार पर आपको बता दें ऑपरेशन पिंपल का आगाज किया गया। बिल्कुल, और 7 नवंबर 2025 को एजेंसियों से मिली विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर घुसपैठ की कोशिश के संबंध में कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। सतर्क सैनिकों ने संदिग्ध गतिविधि देखी और उसे चुनौती दी, जिसके परिणाम स्वरूप आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी भी शुरू कर दी, जिसका हमारी सेना ने पूरी तरह से जवाब भी दिया। बिल्कुल मुंहतोड़ जवाब जो है वो हमारे देश की सेना लगातार दे रही है। हर एक मोर्चे पर अलग अलग जो ऑपरेशन है वो भी हम देख पा रहे हैं किस तरीके से लगातार संचालित किए जा रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा है कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल की उड़ान प्रक्रिया में सहायक ऑटोमेटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम को प्रभावित करने वाली तकनीकी समस्या से धीरे धीरे अब उसमें सुधार हो रहा है। और साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट पर एयरलाइन संचालन भी सामान्य हो रहा है और सभी अधिकारी असुविधा को कम करने के लिए भी लगातार तत्परता के साथ काम कर रहे हैं। इस एडवाइजरी में यात्रियों को सलाह दी गई है कि उड़ान संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए यात्री अपने एयरलाइन से ही संपर्क कर रहे हैं। और आपको बता दें कृतिका, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे की अगर खास तौर से बात की जाए तो आज से अंगोला और बोत्सवाना की यात्रा पर वो रहेंगी और ये किसी भारतीय राष्ट्रपति की इन 2 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। बिल्कुल, और अपनी इस यात्रा की जब हम बात करें तो उनकी ये यात्रा 13 नवंबर तक चलने वाली है और इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने समकक्षों से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी, साथ ही वहां की संसदों को संबोधित भी करेंगी और भारतीय समुदाय के लोगों से भी वहां पर पहुंचकर मुकुल बात करेंगी। बिल्कुल, और 11 नवंबर को अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में वो भाग लेंगी। इस यात्रा का उद्देश्य मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और भविष्य में सहयोग के नए अवसरों की तलाश करना है। बोत्सवाना में प्रोजेक्ट चीता पर भी चर्चा का कार्यक्रम है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह अफ्रीकी यात्रा 2 चरणों में होगी। पहले पड़ाव में राष्ट्रपति अंगोला में रहेंगी, जहां उनके सम्मान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यह यात्रा किसी भी भारतीय राष्ट्रपति की पहली अंगोला यात्रा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल होंगी और अंगोला की संसद को भी संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय वार्ताएं और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इससे पहले इसी वर्ष मई में अंगोला के राष्ट्रपति जोआओ मैनुएल गोंकाल्वेस लोरेंसो भारत की यात्रा पर आए थे। उस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा करते हुए आतंकवाद के खिलाफ भारत का साथ दिया था। मई के महीने में जब अंगोला के राष्ट्रपति भारत आए थे, तब दोनों देशों के बीच आयुर्वेद और कृषि जैसे कई अहम मुद्दों पर हस्ताक्षर हुए थे। इसके साथ ही अंगोला ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए थे और 123वां सदस्य बना था। इसके साथ ही भारत सरकार ने रक्षा खरीद के लिए अंगोला को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण की मंजूरी भी दी थी। भारत और अंगोला के बीच राजनयिक संबंध वर्ष 1985 में स्थापित हुए थे और इस वर्ष दोनों देश अपने संबंधों की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। भारत ने अंगोला के स्वतंत्रता संग्राम में उसका समर्थन किया था और 1975 में स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद भारत उसकी संप्रभुता को मान्यता देने वाले शुरुआती देशों में से एक था। 1985 में अंगोला की राजधानी लुआंडा में भारतीय दूतावास खुला और 1986 में नई दिल्ली में अंगोला के दूतावास की स्थापना के साथ ही दोनों देशों ने अपने रिश्तों को एक नया आयाम दिया है। आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी भारत और अंगोला के संबंध लगातार प्रगाढ़ होते जा रहे हैं।
भारत अंगोला का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, साथ ही दूसरा सबसे बड़ा तेल आयातक भी है। वहीं भारत अंगोला में फार्मास्यूटिकल, कृषि, प्लास्टिक, खनन जैसे क्षेत्रों में सक्रिय रूप से निवेश कर रहा है। 2024-25 में द्विपक्षीय व्यापार 5.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो हाल के वर्षों में उल्लेखनीय वृद्धि है। व्यापार का यह बढ़ता दायरा दोनों देशों के बीच आपसी भरोसे और आर्थिक साझेदारी को दर्शाता है। इस यात्रा के दौरान दो समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों के रोजगार के क्षेत्र में है। अंगोला में लगभग 7,000 भारतीय रहते हैं, जो वहां के व्यापार और सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके अलावा अंगोला में योग और बॉलीवुड फिल्मों की लोकप्रियता भी लगातार बढ़ रही है। भारत सरकार ITEC कार्यक्रम के तहत अंगोला के छात्रों और पेशेवरों को शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर भी प्रदान कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अंगोला यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को मजबूती मिलेगी, तो वहीं बदलते वैश्विक परिवेश में दोनों देशों के बीच व्यापक साझेदारी भी बढ़ेगी। भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए एक बेहतर रोडमैप तैयार करने में भी मदद मिलेगी। राष्ट्रपति की इस यात्रा से अंगोला में रह रहे भारतीयों में काफी उत्साह और नई ऊर्जा है। कैमरामैन सुमित धीमन के साथ मैं आकाश पोपली, DD न्यूज, अंगोला। और आपको बता दें, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जैसे कि हमने आपको बताया था, कुपवाड़ा में सेना का ऑपरेशन पिंपल जो है, इसमें 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है सेना ने। तो जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, किरण सेक्टर में सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद जो गोलीबारी है वो आतंकवादी द्वारा भी की गई और उसके बाद 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने। बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं नया सवेरा में, जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया है हमारी सेना ने। हमारी सेना को ये संदिग्ध जानकारी मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग वहां पर नजर बनाए हुए हैं और ऐसे में सेना की तरफ से तुरंत कार्रवाई की गई, जिसके बाद में आतंकवादियों की तरफ से भी गोलीबारी की गई, जिसका हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। और इस मुंह तोड़ जवाब देने के दौरान ही 2 आतंकवादियों को ढेर हमारी सेना ने कर दिया। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल, खुफिया जानकारी के आधार पर जो सर्च ऑपरेशन है, पहले वो भारतीय सेना ने चलाया ऑपरेशन पिंपल, जिसके बाद जो हम कह सकते हैं जवाबी कार्रवाई है वो जाहिर तौर पर की गई और उसमें एक बड़ी सफलता यहाँ पर मिली है। जो 2 आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया है भारतीय सेना ने और अभी भी जो तमाम जो एरिया था वहाँ पे अभी भी सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। इस बात की पुष्टि की जा रही है क्या वहाँ और कोई जो आतंकवादी हैं वो तो मौजूद नहीं है, क्योंकि लगातार जिस तरह के इनपुट्स मिल रहे थे उसके आधार पर भारतीय सेना ने ये कार्रवाई की है और एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर खास तौर से अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर ये बड़ी खबर आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं, जहां सेना की तरफ से ये जवाबी कार्रवाई की गई। दरअसल सेना लगातार अपना ऑपरेशन चला रही थी, सर्च अभियान चल रहा था और इसी दौरान ऑपरेशन पिंपल, जिसे नाम दिया गया है, इस दौरान जो हमारी सेना है वो जब वहां पहुंची आतंकवादियों को पकड़ने के लिए, जो उनकी घुसपैठ है उसकी नाकाम कोशिश करने के लिए जब वहां पहुंची तो आतंकवादियों की तरफ से भी मुकुल गोलीबारी की गई, क्योंकि हम हमेशा जानते हैं कि सेना लगातार एक एक चीज पर नजर अपनी वहां पर बनाए हुए और जब आतंकवादियों की तरफ से भी कोशिश सीधे तौर पर गोलीबारी की गई तो सेना ने उसका जवाब दिया है। बिल्कुल, और कोई पहला मामला नहीं है जहां घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया हो भारतीय सेना ने और जिस तरीके से 2 आतंकवादियों को ढेर भी किया है, क्योंकि लगातार खुफिया जानकारी के आधार पर जो सेना है पूरी तरीके से सक्रिय है। अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार चलाए जाते हैं और ऐसे में जो जानकारी मिली थी उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन के दौरान जब सेना की तरफ से कार्रवाई की गई तो आतंकवादियों की तरफ से भी गोलीबारी हुई और उसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। और इससे पहले भी हमने देखा कई ऐसी घुसपैठ की जो कोशिशें हैं उनको नाकाम किया है भारतीय सेना ने और उसका जो नतीजा है वो यही रहता है, जो आतंकवादी हैं उनको ढेर कर दिया गया है। बिल्कुल, और एक बार फिर से कहीं ना कहीं कुछ जो कोशिशें की गई आतंकवादियों की तरफ से उन तमाम कोशिशों को नाकाम किया गया। इसी के साथ नए सवेरे में खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के अवसर पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्हें जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया और लिखा कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उनका विशिष्ट नेतृत्व, दूरदर्शिता और राष्ट्र के प्रति आजीवन समर्पण हम सभी को प्रेरित करता रहेगा।
बिल्कुल, उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की उन्होंने कहा कि उन्होंने कामना की है और बताया कि किस तरीके से उनका दूरदर्शी नेतृत्व जो है वो लगातार काम करता रहा है। और आइए अब सीधा ले चलते हैं आपको वाराणसी, जहां प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और वंदे भारत ट्रेन को इस दौरान वो हरी झंडी दिखाएंगे। करतल ध्वनि के माध्यम से स्वागत, अभिनंदन, वंदन। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। और वो स्वर्णिम घड़ी आ गई जबकि भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हरी झंडी दिखाकर बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस बनारस, खजुराहो, एर्नाकुलम, बेंगलुरु, फिरोजपुर से दिल्ली और लखनऊ से सहारन वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का एक साथ शुभारंभ किया गया है। आइए जोरदार तालियों के माध्यम से इन सौभाग्यशाली क्षणों का स्वागत, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज भारत के रेल इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। जोरदार तालियों से इन ऐतिहासिक क्षणों का अभिनंदन करें। यह क्षण केवल नई ट्रेन सेवाओं का आरंभ नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बढ़ता एक और सशक्त और आत्मनिर्भर कदम। आज 4 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ने हर भारतवासी के जीवन को एक नई दिशा, नई गति और नई ऊर्जा दी है। सभी गणमान्यों से अनुरोध है कि करतल ध्वनि करते हुए इन गौरवशाली क्षणों के साक्षी बने। ये ट्रेन जो आज इस प्लेटफॉर्म नंबर 8 से बनारस से खजुराहो जा रही है, ये एक आध्यात्म की नगरी को विरासत के नगर से जोड़ेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना की साक्षात सिद्धि इस ट्रेन के माध्यम से हो रही है। इस ट्रेन में हमारे देश के उज्जवल भविष्य का प्रतीक नन्हे मुन्ने बच्चे सवार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मैं अनुरोध करूंगी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। स्वागत, अभिनंदन, वंदन माननीय प्रधानमंत्री जी। अब मैं अनुरोध करूंगी माननीय केंद्रीय रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित करें। आपका स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है माननीय। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार माननीय। अब मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूंगी कि आज के शुभ अवसर पर अपने प्रेरणादायी शब्दों से हम सभी का मार्गदर्शन करें। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन करें।
हर हर महादेव। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। उत्तर प्रदेश के ऊर्जावान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और विकसित भारत की मजबूत नींव रखने के लिए जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आज बहुत उत्तम कार्य हो रहा है, उसका नेतृत्व संभालने वाले भाई अश्विनी वैष्णव जी, टेक्नोलॉजी के जरिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े एर्नाकुलम से केरला के राज्यपाल श्री राजेंद्र अर्लेकर जी, केंद्र में मेरे साथी सुरेश गोपी जी, जॉर्ज कुरियन जी, केरला के इस कार्यक्रम में उपस्थित अन्य सभी मंत्री, जनप्रतिनिधिगण, फिरोजपुर से जुड़े केंद्र में मेरे साथी, पंजाब के नेता रवनीत सिंह बिट्टू जी, वहां उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, लखनऊ से जुड़े यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी, अन्य महानुभाव और यहां उपस्थित काशी के मेरे परिवारजन, बाबा विश्वनाथ के ई पावन नगरी में आप सब लोगन के, काशी के सब परिवारजन के हमार प्रणाम। हम देखनी देव दीपावली पर कितना अद्भुत आयोजन भइल। अब आज का दिन भी बड़ा शुभ है। हम ई विकास पर्व के आप सब लोग के शुभकामना देत है। साथियों, दुनिया भर के विकसित देशों में आर्थिक विकास का बहुत बड़ा कारण वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर रहा है। जिन भी देशों में बड़ी प्रगति, बड़ा विकास हुआ है, उनके आगे बढ़ने के पीछे बहुत बड़ी शक्ति वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है। अब मान लीजिए कोई इलाका है, लंबे समय से वहां रेल नहीं जा रही है, रेल की पटरी नहीं है, ट्रेन नहीं आती है, स्टेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वहां पटरी लग जाएगी, स्टेशन बन जाएगा, उस नगर का अपने आप विकास शुरू हो जाता है। किसी गांव के अंदर सालों से रोड ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं, कच्चे मिट्टी के रास्ते पर लोग जाते आते रहते हैं, लेकिन जैसे ही एक छोटा सा रोड बन जाता है, किसानों की आवाजाही, किसानों का माल वहां से बाजार में जाना शुरू हो जाता है। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े हाईवे, इतना ही नहीं होता है। कहीं पर भी जब ऐसी व्यवस्थाएं विकसित होती है तो उस क्षेत्र का विकास शुरू हो जाता है। जैसा हमारा गांव का अनुभव है, जैसा हमारे कस्बे का अनुभव है, जैसा हमारे छोटे नगर का अनुभव है, वैसा ही पूरे देश का भी होता है। कितने एयरपोर्ट बने, कितनी वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, दुनिया के कितने देशों से हवाई जहाज आते हैं, ये सारी बातें
विकास के साथ जुड़ चुकी है और आज भारत भी बहुत तेज गति से इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी कड़ी में आज देश के अलग अलग हिस्सों में नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत हो रही है। काशी से खजुराहो वंदे भारत के अलावा फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत, इसको भी हरी झंडी दिखाई गई है। इन 4 नई ट्रेनों के साथ ही अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन होने लगा है। मैं काशी वासियों को, सभी देशवासियों को इन ट्रेनों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज वंदे भारत, नमो भारत और अमृत भारत जैसी ट्रेनें भारतीय रेलवे की अगली पीढ़ी की नींव तैयार कर रही है। ये भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का एक पूरा अभियान है। वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा, भारतीयों के लिए बनाई हुई ट्रेन है, जिस पर हर भारतीय को गर्व है। वरना पहले हम तो ये हम कर सकते हैं क्या, ये तो विदेश में हो सकता है, हमारे यहां होने लगा कि नहीं होने लगा? हमारे देश में बन रहा है कि नहीं बन रहा है? हमारे देश के लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? ये हमारे देश की ताकत है। और अब तो विदेशी यात्री भी वंदे भारत को देखकर अचंभित होते हैं। आज जिस तरह से भारत ने विकसित भारत के लिए अपने साधनों को श्रेष्ठ बनाने का अभियान शुरू किया है, ये ट्रेनें उसमें एक मील का पत्थर बनने जा रही है। साथियों, हमारे भारत में सदियों से तीर्थ यात्राओं को देश की चेतना का माध्यम कहा गया है। ये यात्राएं केवल देव दर्शन का मार्ग नहीं है, बल्कि भारत की आत्मा को जोड़ने वाली पवित्र परंपरा है। प्रयागराज, अयोध्या, हरिद्वार, चित्रकूट, कुरुक्षेत्र, ऐसे अनगिनत तीर्थ क्षेत्र हमारी आध्यात्मिक धारा के केंद्र है। आज जब ये पावन धाम वंदे भारत के नेटवर्क से जुड़ रहे हैं, तो एक तरह भारत की संस्कृति, आस्था और विकास की यात्रा को जोड़ने का भी काम हुआ है। ये भारत की विरासत के शहरों को देश के विकास का प्रतीक बनाने की तरफ एक अहम कदम है। साथियों, इन यात्राओं का एक आर्थिक पहलू भी होता है, जिसकी उतनी चर्चा नहीं होती। बीते 11 वर्षों में यूपी में हुए विकास कार्यों ने तीर्थाटन को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया है। पिछले साल बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए 11 करोड़ श्रद्धालु काशी आए थे। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद 6 करोड़ से ज्यादा लोग रामलला के दर्शन कर चुके हैं।
यूपी की अर्थव्यवस्था को इन श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाया है। इन्होंने यूपी के होटलों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्ट कंपनियों, स्थानीय कलाकारों, नाव चलाने वालों को निरंतर कमाई का अवसर दिया है। इसके कारण अब बनारस के सैकड़ों नौजवान अब ट्रांसपोर्ट से लेकर बनारसी साड़ियों तक हर एक चीज में नए नए व्यापारों को शुरू कर रहे हैं। इन सब की वजह से यूपी में, काशी में समृद्धि का द्वार खुल रहा है। साथियों, विकसित काशी से विकसित भारत का मंत्र साकार करने के लिए हम लगातार यहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अनेक काम कर रहे हैं। आज काशी में अच्छे अस्पताल, अच्छी सड़कें, गैस पाइपलाइन से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी की व्यवस्थाएं लगातार विस्तार भी हो रहा है, विकास भी हो रहा है और क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। रोपवे पर तेजी से काम हो रहा है। गंजारी और सीगरा स्टेडियम जैसे स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर भी अब हमारे पास है। हमारा प्रयास है कि बनारस आना, बनारस में रहना और बनारस की सुविधाओं को जीना सबके लिए खास अनुभव बने। साथियों, हमारी सरकार का प्रयास काशी में स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार का भी है। 10-11 साल पहले स्थिति ये थी कि गंभीर बीमारी का इलाज कराना हो तो लोगों के पास सिर्फ बीएचयू का विकल्प होता था और मरीजों की संख्या इतनी ज्यादा होती थी कि पूरी रात खड़े रहने के बाद भी इन्हें इलाज नहीं मिल पाता था। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी होने पर इलाज के लिए लोग जमीन और खेत बेचकर मुंबई जाते थे। आज काशी के लोगों की इन सारी चिंताओं को हमारी सरकार ने कम करने का काम किया है। कैंसर के लिए महामना कैंसर अस्पताल, आंख के इलाज के लिए शंकर नेत्रालय, बीएचयू में बना अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर और शताब्दी चिकित्सालय, पांडेयपुर में बना मंडलीय अस्पताल, ये सारे अस्पताल आज काशी, पूर्वांचल समेत आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान बने हैं। इन अस्पतालों में आयुष्मान भारत और जन औषधि केंद्र की वजह से आज गरीबों को, लाखों लोगों के करोड़ों रुपयों की बचत हो पा रही है। एक तरफ इससे लोगों की चिंता खत्म हुई है, दूसरी तरफ काशी इस पूरे क्षेत्र की हेल्थ कैपिटल के रूप में जाना जाने लगा है। साथियों, हमें काशी के विकास की ये गति, ये ऊर्जा बनाए रखनी है ताकि भव्य काशी तेजी से समृद्ध काशी भी हो और पूरी दुनिया से जो भी काशी आए वो बाबा विश्वनाथ की इस नगरी में सभी को एक अलग ऊर्जा, एक अलग उत्साह और अलग आनंद मिल सके। साथियों, अभी मैं वंदे भारत ट्रेन के अंदर कुछ विद्यार्थियों से बात कर रहा था। मैं अश्विनी जी को बधाई देता हूं, उन्होंने एक अच्छी परंपरा शुरू की है। जहां वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ होता है, उस स्थान पर बच्चों के बीच में अलग अलग विषयों पर कंपटीशन होती है। विकास के संबंध में,
वंदे भारत के संबंध में, अलग अलग विकसित भारत की कल्पना के चित्रों के संदर्भ में, कविताओं को लेकर के। और मैं आज, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिला था बच्चों को, लेकिन 2-4 दिन के भीतर भीतर उनकी जो कल्पकता थी, उन्होंने विकसित काशी के जो चित्र बनाए थे, विकसित भारत के जो चित्र बनाए थे, सुरक्षित भारत के जो चित्र बनाए थे, जो कविताएं सुनने को मिली मुझे, 12-12, 14 साल से बेटे बेटियां इतनी बढ़िया कविताएं सुना रहे थे। काशी के सांसद के नाते मुझे इतना गर्व हुआ कि मेरी काशी में ऐसे होनहार बच्चे हैं। मैं अभी यहां कुछ बच्चों को मिला, एक बच्चे को मिला, उसको तो हाथ की भी तकलीफ है, लेकिन जो चित्र उसने बनाया है, मैं वाकई बहुत ही मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है। यानी मैं यहाँ की स्कूलों के टीचरों को भी हृदय से बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बच्चों को ये प्रेरणा दी, उनका मार्गदर्शन किया। मैं इन बालकों के माता पिता को भी बधाई देता हूं। जरूर उन्होंने भी कोई न कोई योगदान किया होगा, तब इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने किया होगा। मेरा तो मन में विचार आया कि एक बार यहां इन बच्चों का कवि सम्मेलन करें और उसमें से 8-10 जो बढ़िया बच्चे हो उनको देश भर में ले जाए, उनसे कविताएं करवाए। इतना प्रभावी था। मेरे मन को एक काशी के सांसद के नाते आज एक बहुत विशेष, मुझे सुखद अनुभव हुआ। मैं इन बच्चों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाई कर देता हूं। साथियों, आज मुझे ढेर सारे कार्यक्रमों में जाना है, इसलिए एक छोटा सा कार्यक्रम ही आज रखा था। मुझे जल्दी निकलना भी है और सुबह सुबह इतनी बड़ी मात्रा में आप लोग आ गए, ये भी खुशी की बात है। एक बार फिर आज के इस आयोजन के लिए और वंदे भारत ट्रेनों के लिए आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। तो भारतीय रेलवे के नेटवर्क की अगर बात की जाए और मजबूत होता हुआ कृतिका वो नजर आएगा। 4 नई वंदे भारत ट्रेन जो है उनको हरी झंडी दिखाई यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बताया कि किस तरीके से इसके जरिए जो बढ़ावा पर्यटन को मिलेगा, व्यापार को मिलेगा। फिलहाल अपने संबोधन में क्या कुछ बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने कही वो आपके साथ साझा कर लेते हैं। क्या कुछ प्रधानमंत्री ने यहाँ पर कहा है, सीधे तौर पर उन्होंने बताया कि कैसे जो देश है वो विकसित भारत की राह पर आगे बढ़ रहा है और आज काशी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का जो संचालन है वो शुरू हो रहा है, उनको हरी झंडी दिखाई है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि अब देश में 160 से ज्यादा नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन इस समय किया जा रहा है और ये संख्या आगे आने वाले समय में और बढ़ती हुई भी नजर आएगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वंदे भारत भारतीयों की, भारतीयों द्वारा और भारतीयों के लिए बनाई गई ये ट्रेन है जो आत्मनिर्भर भारत का जो जीता जागता उदाहरण है उसे पेश करती है। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य काशी को तेजी से समृद्ध काशी बनाना है। भारतीय रेलवे को ट्रांसफॉर्म करने का अभियान इस समय चल रहा है और लगातार दूर दराज के क्षेत्र हैं उन्हें भी भारत की जो रेलवे है उससे जोड़ा जा रहा है। कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर देश की आर्थिक प्रगति का सीधे तौर पर आधार है। मुकुल, बिल्कुल, ये तमाम बड़ी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहीं बताया कि किस तरीके से देश है वो विकास लगातार वहाँ देखने को मिल रहा है। विकास कार्यों का उन्होंने जिक्र किया, खासतौर से उत्तर प्रदेश में पर्यटन को लेकर तीर्थाटन उन्होंने इसको जो नाम दिया, कैसे नए स्तर पर ये पहुँच रहा है। अलग अलग जो जगह हैं जिनका उन्होंने जिक्र किया, जिसके जरिए धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है और बताया कि पिछले साल करीब 11 करोड़ श्रद्धालु जो हैं वो काशी आए थे। उसके साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि रामलला के विराजमान होने के बाद से कितनी
बड़ी तादाद में वहां भी करीब 6 करोड़ से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। और प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि न सिर्फ धार्मिक पर्यटन को हम बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि कैसे इसका आर्थिक रूप अगर देखा जाए उसके जरिए विकास को और गति मिल रही है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को श्रद्धालुओं ने हजारों करोड़ का व्यापार दिया है और यही एक ऐसी दूरदर्शी सोच जो हम कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सार्थक होती नजर आ रही है। कैसे हर एक राज्य को विकसित हम बना सकते हैं और उसके साथ साथ विकसित काशी से विकसित भारत बनेगा, ये कहा सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। बिल्कुल, क्योंकि हमारा लक्ष्य है साल 2047 तक पूरे देश को विकसित बनाना और इस विकसित राष्ट्र के इस लक्ष्य को पाने के लिए हर क्षेत्र का विकसित होना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भव्य काशी को तेजी से समृद्ध काशी हमें बनाना होगा और इसके लिए लगातार एक एक करके बड़े कदम भी लगातार उठाए जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले वाराणसी में 4 नई वंदे भारत ट्रेनों का संचालन इस समय हरी झंडी दिखा करके शुरू किया। और इसी के साथ फिलहाल नया सवेरा में मुझे मेरे सहयोगी मुकुल और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।